हमेशा से तो नहीं रहा इजराइल की तरफ। जब से बीजेपी की सरकार आई देश में अटल जी के ज़माने से, तब से ज़्यादा हुआ। थोड़ा नरसिम्हा राव के टाइम हमारे कूटनीतिक संबंध बने थे, और मोशे दयान की यात्रा 1978 में हुई थी अटल मोरारजी के ज़माने में। तो इजराइल के साथ चैप्टर खुलता रहा है, लेकिन ओपनली चैप्टर जो खुला वो नरसिम्हा राव के टाइम जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, और उसके बाद फिर अटल जी के ज़माने से वो दोस्ती बढ़ी आगे और फिर बढ़ती रही। मनमोहन सिंह के टाइम में भी कंटिन्यू रही, और मोदी जी के टाइम में, मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो इजराइल भी गए और फिलिस्तीन भी गए, दोनों जगह गए। और उस लिहाज से मोदी जी की डिप्लोमेसी जो है खासकर मिडिल ईस्ट की, मैं उसको बहुत शार्प और सफल मानता हूँ। उसमें कोई किसी तरह का वो नहीं। वो दोनों जो भारत की विदेश नीति की नींव 1937 में रखी गई थी, और जिसके आर्किटेक्ट थे, रामगोपाल जी को पता होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कांग्रेस की विदेश नीति की कमेटी थी उसके वो सचिव थे, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। और वो ड्राफ्टिंग तब से जो चली है हमारी तटस्थता की, वो आज तक कंटिन्यूटी में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन उसी तटस्थता की नीति का ही एक था, क्योंकि उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था, कोल्ड वॉर का जमाना था। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, तो तब गुट निरपेक्षता थी, अब तटस्थता है, क्योंकि कब कहाँ किसके साथ आपको कैसा बनाना पड़े, अब स्थिति बदल गई है। रूस यूक्रेन का हमने देख ही लिया, अभी गजा वाले में हमने जिस तरह से एब्सटेन किया, जो युद्ध विराम का प्रस्ताव था उस पर एब्सटेन किया, तो यानी इजराइल की तरफ हम झुके, उसको लेकर के देश में बड़ी हुई। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये बात सही है कि इजराइल और ईरान दोनों भारत के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, अहम है। उसके बहुत सारे कारण हैं। ईरान का भी 1994 का जिक्र किया ही पूर्णिमा जी ने, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कैसे नरसिम्हा राव ने दिनेश सिंह को भेजा। दिनेश सिंह बीमार पड़े हुए थे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती थे, उनकी जगह किसी और को लिटाया गया बिस्तर पे और सीक्रेटली उनको भेजा गया वहाँ तेहरान के। और जबकि ईरान के राजदूत ने दिल्ली में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को ये आश्वासन दिया था कि हम OIC में ये प्रस्ताव लाएंगे और इसको UN में ले जाएंगे, कश्मीर के प्रस्ताव को, ह्यूमन राइट वायलेशन को। उस वक्त नरसिम्हा राव ने जब भेजा और वो जाके दिनेश सिंह तेहरान के विदेश मंत्री से मिले, तो तेहरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी को कन्विंस करना पड़ेगा, वो उनसे मिले और उनको कन्विंस किया 2 घंटे की बातचीत के बाद, और तब ईरान ने अपना स्टैंड बदला और मैसेज दिया कि नहीं, इस प्रस्ताव को गिराना है और भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव। तो ये दरअसल ईरान की जो नीति रही है, मोहम्मद शाह रजा पहलवी के ज़माने में ईरान पूरी तरह पाकिस्तान के साथ था कश्मीर के मुद्दे पर, जो इस्लामिक अमेरिका के नाते। 1979 की जो 79 की जो वो क्रांति हुई, उसमें देखिए 2 फैक्टर थे, इस्लामिक फोर्सेस भी थी और लेफ्टिस्ट फोर्सेस भी थी। हम लोग भूल जाते हैं, सोवियत संघ पे बैकिंग थी उस क्रांति को। बनी सद्र जो राष्ट्रपति बने थे वो लेफ्टिस्ट थे, जिनको बाद में खुमैनी ने हटा करके उनको निर्वासित किया। तो वो उसके बाद ईरान की नीति बदली कश्मीर पर, और ईरान ने बैलेंसिंग एक्ट किया। उसने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट किया, यानी जो प्रो पाकिस्तान था उसको डाइल्यूट कर बैलेंसिंग एक्ट किया। मुसलमानों के सवाल पर वो कश्मीर को पे जो बोलते थे वो भारत को असहज करता था, लेकिन कश्मीर पर जो पाकिस्तान का स्टैंड था, कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, इस पर ईरान ने कभी समर्थन नहीं किया। तो ये इस तरह का उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट किया, और 94 का तो बता ही दिया। इसके अलावा तेल का और तमाम सारे रिश्ते हैं। इजराइल से हमें रक्षा तकनीकी मिल रही है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। अब जब हमारे दो दोस्त अगर आपस में लड़े, तो या तो हम इस हैसियत में हो कि दोनों को शांत कर दें, या अपना शांति के साथ गुण और दोष के आधार पर तय करें। तो भारत वही कर रहा है, गुण और दोष के आधार पर उसने इजराइल के प्रति भी अपनी सहानुभूति दिखाई और ईरान के प्रति भी, और बिल्कुल निश्चित रूप से बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही है। तभी ईरान ने अपना एयर स्पेस खुला, अपने हवाई जहाज देके लोगों को लाया। इसलिए मुझे लगता है इस वक्त भारत की जो विदेश नीति है, और खासकर उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं दूंगा। मैं विदेश मंत्री को उतना श्रेय नहीं दूंगा, मैं दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनकी वजह से दोनों देशों को हम बैलेंस कर पा रहे हैं तरीके से। और अमेरिका की जहाँ तक बात है, अमेरिका भारत का कभी ऑल वेदर फ्रेंड नहीं रहा है। 1962 में नेहरू जी ने धोखा खाया, टाइमिंग का फ्रेंड है। 1971 में इंदिरा गांधी तो लड़के आ गई थी, और आज मोदी जी के साथ जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं जिस तरह से, तो वो सामने है। जबकि इतना तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड कौन रहा है? रूस रहा है, सोवियत संघ रहा है। पहले सोवियत संघ था, आज रूस है। आज रूस हमसे दूर क्यों चला गया है, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम क्यों तटस्थ रहा, ये हमको सोचने का विषय है। और रूस चीन के साथ जा रहा है, रूस पाकिस्तान के साथ सौदा कर रहा है, ये चिंता का विषय है। इस पर जरूर हमें सोचना चाहिए कि हम रूस को होस्टाइल न करें। रूस जो पड़ोसी भी है, मतलब पड़ोसी से एशिया में ही है, आधा हिस्सा उसका एशिया में उससे बड़ा, तो अमेरिका तो बहुत दूर है हमसे। तो इसलिए हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, उनको संभाल के रखना है और नए दोस्तों को अपने साथ लेना है। ये भारतीय राजनीति के कूटनीति के सामने एक बड़ी चुनौती।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।